नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और खबर सबसे बड़ी है। ऐसा लगता है कि एक्शन का आगाज हो गया है। ईरान की जानिब से जो है वो ड्रोन स्ट्राइक की गई है। जी हां, एक्शन का जैसे आगाज हो गया है, ईरान की जानिब से ड्रोन स्ट्राइक कर दी गई है। और ये ड्रोन स्ट्राइक कहां की गई है? ये ड्रोन स्ट्राइक जो है वो इराक के अंदर की गई है। इराक में कहां? इराक में मुसाद टारगेट्स को जब निशाना बनाया गया है, हाई प्रोफाइल अटैक जब वो ईरान की जानिब से किया गया है, एक हाई प्रोफाइल जो पर्सनैलिटी है उसको हिट किया गया है। ये वो था जो मुसाद और जो मिलिशिया है उसके दरमियान लिंक था, और जो ये मिलिशिया ईरान के अंदर दाखिल की गई उसका ये सारा जो पीछे उसको मैनेज कर रहा था वो ये था जिसको ईरान ने जब वो हिट किया है। और नई प्लानिंग हो रही थी मजीद मिलिशिया ईरान के अंदर दाखिल करने के लिए। तो ईरान ने इस हमले के साथ बिल्कुल एक नई इक्वेशन और एक नया मैसेज भी दे दिया है कि अगर इजराइल आकर अटैक कर सकता है तो फिर ईरान भी मुसाद के टारगेट्स को कहीं भी जब निशाना बनाएगा। तो आगाज जो है वो यहां से हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान ने डिस्कवर किया है, कई वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने यहां पर हेडक्वार्टर बना रखे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। कैसे ऑपरेशन जब वो सरंजाम दिए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, कैसे रिक्रूटमेंट की जा रही है, कैसे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर काम कर रहे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो वो चीजें भी ईरान ने जब वो पकड़ी हैं, उसको डिस्कवर किया है। उधर इजराइल की हालत क्या है? इजराइल की इस वक्त हालत यह है कि इजराइल तैयारी कर रहा है कि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं उनको ट्रांसफर किया जाए दूसरे मुल्कों के अंदर। यानी जो पैसेंजर त्यारे हैं जो बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, जंग होने जा रही है और जंग बहुत शदीद हो सकती है। और इजराइल को खदशात बहुत ज्यादा हैं कि चूंकि पिछली जंग उसने देखी है कि ईरान ने इनका जो हशर नशर क्या करके रख दिया था, और अब जो ईरान की तैयारी है वो पहले से भी ज्यादा है। तो इजराइल जो है ना उसको खतरा बहुत ज्यादा। पहले तो नेतन्याहू का प्लेन जब वो निकल लिया, अब जो है वो सिविलियन एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी वो बेन गुरियन से ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हैं। साइप्रस में खड़ा करेंगे या यूनान में खड़ा करेंगे। और चूंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट जब वो हिट हो सकता है, दूसरे एयरपोर्ट जो वो हिट हो सकते हैं, तो वो सिविलियन अच्छा, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये जो बदमाश रियासत है, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको इस तरह के इकदाम जब वो करना पड़े हों। तो इसका मतलब एक डर तो है ना। इसलिए देखें, इतनी मिलिट्री भी आ गई, इतने जो वॉरशिप्स भी आ गए, इतने एयरक्राफ्ट भी आ गए, इतना एयर डिफेंस भी आ गया, फिर भी अभी तक कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है, फिर भी हेजिटेशन अभी भी है। बॉम्बर्स भी खड़े हैं, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी खतरा है कि ये कहीं बैकफायर ना हो जाए। तो देखें ना, बाकी ममालिक तो वो हैं जो ट्रंप के सामने गजा का नाम ही नहीं ले सकते, और ये ईरान है जो उसी ट्रंप के साथ जब लड़ने जा रहा है। तो फर्क तो फिर है ना। फिर ईरान इसलिए तो उनको चुभता है, इसलिए तो ईरान उनको चुभता है ना। वो बाकी जो है वो बैठ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, जो ऑर्डर आता है उस पर जनाब साइन हो रहे हैं। गजा के बोर्ड ऑफ पीस में जिसमें गजा का नाम ही नहीं है उसके ऊपर साइन हो रहे हैं। तो यहां ईरान जब उसी ट्रंप के साथ लड़ रहा है, अमेरिकन एम्पायर के साथ लड़ रहा है, तो फिर फर्क तो है ना। तो यही चीज है जो ईरान की उनको चुभती है, जिसको वो तबाह करने के लिए जब वो आ रहे हैं। अच्छा, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है बताया जा रहा है कि वो पर्शियन गल्फ के अंदर डिप्लॉय हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, इसी दरमियान जो बहुत गैर मामूली बहुत बड़ी खबर है, यानी एक तारीख साज लम्हात इस वक्त हम देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से इस दुनिया को बदलता हुआ देख रहे हैं। एक बिल्कुल नई दुनिया, नए अलायंसेज, नए ब्लॉक्स, नई पावर, ये सब जो है वो हमारी आंखों के सामने जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और यूरोप की जिस फाइट का आगाज हो गया है उसमें एक बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट हो गई है, और वो ये हुआ है कि बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी अपीजमेंट की जो पॉलिसी है उसको छोड़ दिया है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्रंप को कन्फ्रंट किया है, ट्रंप के सामने आकर वो खड़े हो गए हैं। और ये इसलिए भी गैर मामूली लम्हा है कि यूरोप में अमेरिका का सबसे बड़ा जो एलाय है वो बरतानिया है, और बरतानिया ने चूंकि ब्रिटिश एम्पायर ज़ाहिर है उसकी पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत, तो ब्रिटिश जो एम्पायर है उसने 50s में जब ज़ाहिर है बतौर एम्पायर उसका खात्मा होता है, तो उसने ये फैसला किया कि वो अमेरिकन के पीछे चलेंगे। अमेरिकन जो कह देंगे सो कह देंगे, और उसके पीछे बरतानिया ने चलना है। और फिर ऐसा ही हुआ है। तो 70 साल इस बात को गुजर गए हैं। 70 साल बरतानिया ने किसी चीज पर जब वो कोई ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई पॉलिसी रिजेक्शन। इवन ये जो इराक की जंग होने जा रही थी तो टोनी ब्लेयर जो है
उस वक्त बहुत पॉपुलर ये प्राइम मिनिस्टर था, बड़ी मेजॉरिटी के साथ ये विन करके आया था। तो इराक की जंग में बरतानिया की जानिब से मैसेज गया बुश को, अमेरिका को, कि आप हमें इसमें ना लेकर जाएं, वगरना हमारे लिए यहां पर बड़े मसाइल जो पैदा हो जाएंगे। लेकिन बुश ने कहा नहीं जाना है, तो बरतानिया गया। और ये जंगें ना अमेरिका का पीछा छोड़ रही हैं, ना ही यूरोप का पीछा छोड़ रही हैं। और टोनी ब्लेयर फिर किस तरह का मोस्ट कंट्रोवर्शियल किरदार इस वक्त भी है, तो उसके जो असरात हैं वो बरतानिया पर आए और आ रहे हैं। तो बरतानिया रिजेक्ट नहीं कर सका, उन्होंने गुजारिश की, अमेरिका ने नहीं मानी, बरतानिया चुप करके पीछे हो लिया। तो इसलिए बरतानिया का अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाना यह बहुत बड़ी बात है। तो एक वो हिस्ट्री, दूसरा ट्रंप, तो फिर ट्रंप है। और जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने कुछ बयानात भी दिए, जेडी वैंस ने भी दिए, और इवन इलोन मस्क ने शुरू में तो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को तब्दील करवाने की जब वो कोशिश की, ट्विटर के जरिए कैंपेन चलाकर, ये वो सारा करके, बरतानिया ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। लेकिन अब बिल्कुल, यानी पिछले 1 घंटे के अंदर जो हमने हिस्ट्री को पलटते हुए देखा है, और अब ये बड़े बड़े वाकयात बस ऐसे ही हो रहे हैं। अगर ये नॉर्मल हालात में ये कोई वाकया ये वाला हुआ होता तो पता नहीं ये कितने महीने यही वाली न्यूज जब डिस्कस होती रहती। तो अब ये इतने बड़े बड़े वाकयात जब बस ऐसे ही हो रहे हैं, तो उन्होंने जनाब अली बड़ी सख्त स्टेटमेंट जब जारी की है, और उन्होंने कहा ट्रंप माफी मांगे। यानी वो शख्स जो है वो बिल्कुल अपीजमेंट, ट्रंप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, उसने क्या कहा, ट्रंप माफी मांगे। क्योंकि ट्रंप ने जो है वो बरतानवी जो नेटो का किरदार है, बरतानिया की फौज है, इस हवाले से बहुत सारी चीजें जो वो उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। तो शदीद गुस्सा है बरतानिया में, और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार, और फिर पीछे पूरी हिस्ट्री, तो उन्होंने कहा कि माफी मांगे ट्रंप। तो ये सूरत हाल यहां पर चली गई है। ट्रंप की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, देखिए एक बात तो यह है कि ये एम्पायर कोलैप्स कर रहा है, ये एम्पायर जो तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी जो ट्रंप की मिस्टेक है वो ये है कि ट्रंप ये समझ रहा है कि उसका एम्पायर जो है वो सिर्फ एक नंगी ताकत के साथ जो वो चलाया जा सकता है। आपको याद है शुरू में हमने एक एनालिसिस आपके सामने रखा था कि ही डज नॉट नो कि हाउ एम्पायर वर्क्स, ये एक अमेरिकन एनालिस्ट का तजिया था। तो वो ये समझता है कि ये नंगी ताकत से चलाया जा सकता है, ये नंगी ताकत से नहीं चलाया जा सकता। ये यूरोपियन का ट्रस्ट था कि उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप को कबूल किया और फिर उन्होंने मिलकर जब वो हुकूमत की, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सिस्टम वर्क कर रहा था। अगर यूरोपियंस की उनको कोई बात पसंद अमेरिका की नहीं भी आई तो पसे पर्दा कोई बातचीत तय कर ली गई, या अमेरिका ने कोई थोड़ी सी कंसेशंस दे दी, या फिर यूरोपियंस खामोश हो गए। ये ट्रस्ट के ऊपर ये सारा सिस्टम जब चल रहा था। तो जो ट्रंप ने कर दिया है वो ट्रस्ट को अब उड़ा के रख दिया, और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने जितना एम्पायर को डैमेज किया है, ये आने वाला वक्त जब आपको बताएगा। पूरे यूरोप ने, यानी मेजर यूरोपियन कंट्रीज ने गजा के बोर्ड ऑफ पीस को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में उन्होंने कहा कि हम इसका ऐसा नहीं बन रहे। क्या वैल्यू उस बोर्ड ऑफ पीस की, क्या वैल्यू है जिसके ड्राफ्ट में गजा का नाम भी नहीं है, ना उसमें रशिया है, ना उसमें चाइना है, ना उसमें फ्रांस है, ना उसमें बरतानिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के 4 मुल्क उसमें नहीं है, ना लतीनी अमेरिका है, ना अफ्रीका है। तो भाई उसमें है कौन? वो ओआईसी के मुल्क हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ओआईसी का क्या किरदार है गजा की जनसंख्या रुकवाने में, सिवाय स्टेटमेंट जारी करने के अलावा? ईरान के खिलाफ अग्रेशन रुकवाने में उनका क्या किरदार? तो उनको छोड़ दे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो वहां पर बैठे हैं। मतलब उनका पॉलिसी मेकिंग में क्या किरदार है? तो मुल्क तो ये है ना जो कुछ गजा में होता रहा उसमें इन्होंने साथ दिया है, अब पीछे हट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक जो इस वक्त ट्रंप साहब को फेस करना पड़ रहा है। एक और जंग जो है वो पनप रही है, और वो कहां पनप रही है? वो टर्की और यूनान के दरमियान पनप रही है। अचानक यूनान जो है वो उसको भी ख्याल आया है कि वो कोई बड़ा यूनानी एम्पायर जो है वो कायम शायद करना चाह रहा है, और एक्सपेंशन का अचानक उसको ख्याल आया। आपको पता है पीछे कौन है? पीछे इजराइल है, उनके जो अलायंस आगे बढ़ रहा है। तो यूनान ने अपना जो टेरिटोरियल वाटर है उसके एक्सपेंशन शुरू कर दिए। टर्की और यूनान के दरमियान डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, तो वो बड़ा सेंसिटिव वो मामला है, यानी जहां से किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। वो बड़ा एक डेंजरस फ्लैश पॉइंट है। ये दहाइयों से मसला चलता चला आ रहा है।
अब इधर से इजराइल सप्लाई दे रहा है, इजराइल, साइप्रस और यूनान वो सारा अलायंस बना रहे हैं। तो जनाब अली यूनान अचानक से उसने क्या किया है, अपने जो टेरिटोरियल वाटर है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी एक होता है ना आप लैंड एक्सपेंशन करते हैं, जैसे इजराइल कर रहा है, वो जॉर्डन उसकी शाम की जमीन भी ले ली, लेबनान की भी ले ली, गजा की जमीन भी ले ली। लैंड एक्सपेंशन ये है टेरिटोरियल वाटर एक्सपेंशन, कि जैसे हर कंट्री का एक अपनी टेरिटरी होती है वाटर की, कि इतना इतना जो है ये इतने नॉटिकल माइल ये आपके पानी है, उसमें आप फिशिंग करें व्हाट्सोएवर जो मर्जी करें। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाते हैं। तो उन टेरिटोरियल वाटर्स को आगे बढ़ा रहा है, और वो यानी कि उससे टर्की को शदीद मसाइल हैं, वहां से जो पैसेज है, वहां से जो मैरीटाइम रूट है, सब प्रॉब्लम्स हैं। तो टर्की ने जंग की धमकी लगाई है, अगर यूनान आगे एक्सपैंड करेगा तो फिर जंग छिड़ने जा रही है। और आपको पता है यूनान जो है वो यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर है। क्यूबा के अंदर अमेरिका ने अपनी जो एफर्ट्स हैं वो तेज कर दी हैं, CIA अंदर जा चुकी है, बहुत सारे ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया जा रहा है कि वो रिजीम चेंज के अंदर जो है वो किरदार अदा करें। तो खबरें एक से बढ़कर एक हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत तेजी के साथ बदलती हुई दुनिया को तेजी के साथ आपके सामने रखने की जब कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये हेडलाइंस देखिए कि वर्ल्ड ऑर्डर कितनी तेजी के साथ हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान की जंग होने जा रही है और दूसरी तरफ ये वाकयात हो रहे हैं। और अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ईरान में भी वो डैमेज हो जाते हैं, ईरान में भी वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं होते, दूसरी तरफ ये वाले जो वाकयात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और पिछली वीडियोस में भी रख रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये हो रहा है, तो फिर चाइना और अमेरिका की जंग की जरूरत नहीं है एक नई दुनिया के लिए, नए सिस्टम्स के लिए, नए ऑर्डर के लिए। फिर बस यहीं से तय हो जाएगा। बरतानिया का जो एम्पायर है उसका खात्मा कौन सी जंग पर हुआ था? मिस्र के साथ जंग पर हुआ था। मिस्र के साथ जो स्विज कनाल पर जंग हुई थी, भाई बरतानिया और चाइना की और बरतानिया और रशिया की तो जंग नहीं ना हुई थी ना, बरतानिया और मिस्र की जंग हुई थी, जहां पर ब्रिटिश एम्पायर का ऑफिशियली खात्मा हुआ है। तो ये ऐसे भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए दुनिया के बड़े ममालिक ने तेजी के साथ जो यूएस ट्रेजरी है उसकी जो होल्डिंग्स हैं, यानी बॉन्ड्स ये वो सारा, वो बेचना शुरू कर दिया। यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग्स ये दुनिया में सबसे महफूज इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, ये सेफ हेवन समझा जाता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक चीज में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, वो है यूएस ट्रेजरी। और गवर्नमेंट्स भी, एक तो है ना प्राइवेट ओनर्स होते हैं, मतलब आपने जाकर जब वो यूएस ट्रेजरी से बॉन्ड्स खरीद लिए, ये सारा आप कंपनी ने, एक इंडिविजुअल ने, लेकिन जो दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं वो भी वहां से खरीदती हैं। और उससे जाहिर है कि वो चूंकि सेफ हेवन है तो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे, यानी कि उसमें कोई मसला नहीं है, जब भी आप चाहें वो बेचें। और तो दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने वो खरीदे हुए हैं, चाइना ने बहुत खरीदे हुए हैं, और इंडिया ने बहुत खरीदे हुए हैं, और यूरोपीय यूनियन ने बहुत खरीदे हुए हैं, बाकी दुनिया ने भी। लेकिन ये तीन बड़े प्लेयर हैं, चाइना, इंडिया, यूरोपीय यूनियन, तीनों ने बेचने शुरू कर दिए। इस वक्त खबर यह है कि चाइना ने बड़ी तेजी के साथ यूएस ट्रेजरी जो है उसकी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर दी। कुछ देर पहले इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया ने तेजी के साथ ये होल्डिंग्स बेचना शुरू कर दिए हैं। और सब क्या खरीद रहे हैं ये बेचकर? सोना। सब सोना खरीद रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वो कोलैप्स देख रहे हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स देख रहे हैं, डॉलर का कोलैप्स देख रहे हैं। तो गोल्ड जब वो ऊपर जा रहा है, इस वक्त गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस है वो हाईएस्ट एवर पहुंच चुकी है। ये डॉलर की पूरी तारीख में हाईएस्ट एवर गोल्ड और सिल्वर पहुंच गया। यानी एक तरफ ये वाकयात हो रहे हैं, ट्रंप साहब एक और जंग छेड़ने आ रहे हैं, जो इस वक्त एम्पायर की हालत है वो इन जंगों की वजह से, और वो एक और जंग छेड़ने आ रहे हैं। उधर से इकोनॉमी की हालत ये हुई पड़ी है। सो चाइना जो वो रैपिडली डंप कर रहा है जो सारा स्टॉक पाइल है, और $1 ट्रिलियन से ज्यादा थी उनके पास, जो अब सिर्फ $680 बिलियन रह गई है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा उनके पास होल्डिंग्स थी। तो तेजी के साथ वो जब उसको बेच रहे हैं, और सोना खरीद रहा है चाइना, रशिया इस वक्त सोना खरीद रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया सेल्स यूएस ट्रेजरी एंड बायस गोल्ड। और यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा? अगले वीक जो है वो हमारी इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील होने जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि नई दुनिया, नई मार्केट, नए अलायंसेस,
ये सब जो है वो इस वक्त तब्दील हो रहा है। तो इंडिया जैसा मुल्क भी, यानी अमेरिका का इत्तेहादी, उसने भी बेचना जो है शुरू कर दिया। अर्जेंटाइन का प्रेसिडेंट क्या कह रहा है? लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी आपको पता है कौन है? अर्जेंटाइन, जिसका सदर इधर था इजराइल में जब ईरान पर अटैक हुआ, तो जिसने कहा कि मैं यरूशलेम अपनी एम्बेसी जो वो मुंतकिल करूंगा। लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। अभी ट्रंप ने कहा है कि मैं इसको $20 बिलियन भी दूंगा क्योंकि अर्जेंटाइन की मईशत का सत्यानाश हुआ पड़ा है। क्या कह रहा है ब्लूमबर्ग? चाइना के साथ ट्रेड करना मेरी मजबूरी है, मैं चाइना के साथ ट्रेड करूंगा और मैं इंडिया के साथ भी ट्रेड करूंगा। चाइना की इकॉनमी का जो वेट है और जो इंडिया जिस तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, मैं तो दोनों से ट्रेड करूंगा। वो अमेरिका चाइना के इत्तेहादियों को मजबूर कर रहा है, यानी वेनेजुएला को, क्यूबा को, दूसरे को, तीसरे, जो चाइना के इत्तेहादी हैं, कि चाइना से ताल्लुकात कट ऑफ करो। और ये ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो कट करने के लिए तैयार नहीं है, तो चाइना के इत्तेहादी करेंगे, अफ्रीका करेगा, यूरोपीय यूनियन क्या तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये तेजी के, ये बहुत बड़े बड़े वाकयात हैं। यानी आपको दूसरी तरफ जो ऑर्डर के तमाम सतून हैं वो तेजी के साथ हिट होते हुए जो नजर आ रहे हैं। इसके साथ चाइना एक और बहुत बड़ा काम कर रहा है, और वो क्या काम कर रहा है कि चाइना बहुत पावरफुल जो साइबर टेक्नोलॉजीज है वो बना रहा है। क्वांटम साइबर वेपन इस वक्त चाइना बना रहा है, यानी वो अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। यूरोप तो ज़ाहिर है ही पीछे, मुकाबला तो अमेरिका से है। बाकी तमाम चीज़ों में भी आगे 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, ये वो सारा साइबर वेपन जब वो पावरफुल बना रहा है, इसमें टेस्ट वगैरह वहां पर जारी हैं ताकि जो मिलिट्री डिसीजन मेकिंग है उसको कैसे आगे तेजी के साथ प्रोसेस किया जा सकता है, कैसे इंफॉर्मेशन वहां से जो हासिल की जा सकती है, कैसे ऑपरेशंस को बढ़ाया जा सकता है। तो सुपर कंप्यूटिंग जो लेबोरेटरी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में, वहां पर ये सारा प्रोजेक्ट वो आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके ये वेपन हासिल किया जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इन सब को इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्लेक्स एक जो वेपन है यानी साइबर वेपन वो बना रहे हैं। और इससे उनको यह भी ताकत हासिल हो जाएगी कि जो अनडिटेक्टेबल एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भी वो डिटेक्ट कर सकेंगे, अपनी एयर डिफेंस पावर को बढ़ा सकेंगे, और बड़ी अल्ट्रा प्रिसाइज किस्म के हमले की सलाहियत उनके पास आ जाएगी। जैमिंग की सलाहियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एडवांस फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जो तैयारी है वो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे निमटना है, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो जो टेक्नोलॉजी के ऊपर रूल करेगा वो दुनिया के ऊपर रूल करेगा। अमेरिका इस वजह से दुनिया पर रूल करता आया है। बाकी 4-5 चीजें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा उनके पास है कि भाई फाइटर जेट बनाएंगे तो वो बनाएंगे। उनकी मैग्निफिसेंट 7 आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं। तो टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? अमेरिका से आएगी। अब कहां से आ सकती है? चाइना से आ सकती है। तो ठीक है ना, तो ये है एम्पायर के सतून जब वो डैमेज होते हुए। ट्रंप ने क्लेम किया जी हमारे पास सबसे बड़े वेपन्स हैं, हमारे पास वो वेपन्स हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये अभी कल का उनका इंटरव्यू है। और हालत यह है कि इस वक्त जो अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है ऑर्शनिक मिसाइल के जवाब में, वो अभी तक डिप्लॉय नहीं कर पा रहा। अभी ये 3-4 दिन पहले उन्होंने डिप्लॉय करने की कोशिश की है और फिर कोई टेक्निकल मसला आ गया। तो ऑर्शनिक इस वक्त ऑपरेशनल है, रशिया उसको इस्तेमाल भी कर रहा है, और अमेरिका अभी तक उसके मुकाबले में डार्क ईगल नामी यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको अभी तक डिप्लॉय नहीं कर पा रहा। ये इस वक्त उनकी हालत है। और पुतिन ने अनाउंस किया है कि हम दुनिया का सबसे पावरफुल जो और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आइस ब्रेकर है वो बनाने जा रहे हैं। इस वक्त रशिया के पास ऑलरेडी बहुत पावरफुल आइस ब्रेकर हैं। जो अगली नजीन जंग, जो फ्यूचर वॉर छिड़ने जा रही है ना, वो आर्कटिक के अंदर है। ये ग्रीनलैंड, ये सारा हम पहले बयान करते रहे, ये सारा आर्कटिक है, और उसमें चाइना ऑलरेडी आ चुका है। चाइना और कनाडा के थ्रू आर्कटिक जो है वो ट्रेड शुरू हो भी चुकी है। यानी चाइना यहां से घूम के आता है ना इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन से स्विस कनाल से मेडिटेरेनियन सी से फिर यूरोप, और फिर आगे अटलांटिक, सारी दुनिया घूमकर फिर वो वहां पहुंचता है। तो वहां वो बिल्कुल दूसरी तरफ से, यानी दुनिया की दूसरी तरफ से, चूंकि बर्फ पिघल रही है, तो आर्कटिक से होकर वो बहुत, यानी फासला जब वो आधे से भी आधा रह जाता है, इतना फर्क आ रहा है। तो उस देखें
जो ताकत है किसके पास होती है? एक उसूल है, कब से चलता चला रहा है, जो तिजारती रास्तों को कंट्रोल करेगा दुनिया को कंट्रोल करेगा। तो इस वक्त तिजारती रास्तों को कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 150 मुल्कों में है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और आर्कटिक के अंदर कौन पहुंचा हुआ है? यानी वो दुनिया का रास्ता जो एशिया को यूरोप से मिला रहा है और सफर आधे से आधा है, उस पर डोमिनेंस किसकी है? चाइना। और रशिया कह रहा है हम आइस ब्रेकर बनाएंगे। सो ये यानी कि एक ग्रेट गेम जो है वो जारी है, जिसका बराह रास्त, और इसका बराह रास्त ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है, ईरान जंग से है। वो वहां चाइना रशिया उस महाज पर भी लड़ रहे हैं और यहां पर अमेरिका को डिफीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मसाइल जो वो पैदा हो जाएंगे। और अगर यहां पर डिफीट कर दिया तो समझ लें कि हमने 4 कदम और आगे बढ़ गए उस दुनिया की तरफ जिसमें यूनिपोलर वर्ल्ड का जो वो खात्मा होने जा रहा है। ईरान ने बहुत बड़ी खबर जो हेडलाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की है। कहां पर? इराक के अंदर। इराक में ये जो बंदा है ये काम कर रहा था मुसाद के लिए, और ये मिलिशिया के साथ कनेक्टेड था, वेपन स्मगलिंग ये वो सारा ईरान में ये काम कर रहा था, और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और स्टारलिंक की सारी स्मगलिंग ये यानी मेन पीछे बंदा था। तो इसको प्रेसिजन स्ट्राइक के साथ जो हिट किया गया है। ये आगे भी तैयारी हो रही थी कि कैसे वो मलेशिया को दाखिल करना है। इसको यरूशलेम पोस्ट ने भी लिखा है, ईरान एस्केलेट रीजनल रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट विद स्ट्राइक ऑन कुर्दिश फोर्सेस। उन्होंने फिर अपने अंदाज में लिखना है कि प्रोटेस्ट के जवाब में जो रिस्पॉन्स है ये ईरान ने बढ़ाना शुरू कर दिया है और उधर जब वो अटैक किया। सो वीडियोस और फोटोज सामने आ रहे हैं अटैक साइट से, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल हुई है एंड अदर डेब्रिस फ्रॉम द इंसिडेंट, बाकी मलबा। बहुत बड़ा वाकया है। कैसे भाई, कैसे बड़ा वाकया है? इस पूरे मिडिल ईस्ट में कौन सा वो मुल्क है जो इस तरह का हमला कर सकता है, जाती हुई गाड़ी को निशाना बना सकता है? कौन सा मुल्क है? एक ही मुल्क है, उसका नाम है इजराइल। तो यह हमला करके ईरान ने क्या मैसेज दिया है कि ईरान भी अब ऐसा कर सकता है। चलो इजराइल में ना सही, बाकी उनके बॉर्डर्स के ऊपर ये जो सारा खिलवाड़ हो रहा है वहां तो कर सकता है। ईरान के पास तो जेट्स भी नहीं है। फिर इतनी प्रेसिजन स्ट्राइक कैसे हो गई? एक चलती हुई गाड़ी को ईरान ने कैसे हिट कर लिया? यरूशलेम पोस्ट बता रहा है ना, व्हीकल हिट हुई है जिसमें ये बंदा जा रहा था। तो ये कैपेबिलिटी तो सिर्फ इजराइल के पास है। तो फिर ईरान ने बता दिया कि ग्राउंड इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंफॉर्मेशन और फिर वेपन की प्रेसिजन, वो तो मतलब इजराइल ने तो कितने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं। तो अब ये यानी एक बहुत बड़ी बात है, ये मामूली चीज नहीं है। ये एक बिल्कुल नई इक्वेशन कायम कर दी ना ईरान ने। अब से पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। एक बिल्डिंग में बंदा मौजूद है, उसको निशाना बनाना और चीज है, चलती हुई गाड़ी को निशाना बनाना ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। तो ये ईरान ने जब करके दिखाई है। काफी महंगी पड़ेगी जंग, नुकसान ईरान का भी होगा लेकिन काफी महंगी पड़ेगी इन घमंडियों को जो जंग मुसल्लत करने के लिए आ रहे हैं। ईरान ने बताया है 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। अब आप देखते हैं ना भाई, ये ईरान में असैसिनेशन कैसे हो गई, ये ईरान में इस्माइल हानिया को कैसे निशाना बना दिया गया, ये ईरान में उनकी इतनी लीडरशिप जो है वो कैसे निशाना बन गई। आप सोचिए ईरान लड़ किसे रहा है। मुझे ओआईसी का एक मुल्क जरा बताएं जिसके खिलाफ इतना वेस्ट की सारी सुपर पावर्स लड़ रही हों और वो इतनी देर भी खड़ा हो सकता हो जितना ईरान हुआ है। 10 इंटेलिजेंस एजेंसी इस वक्त कोऑर्डिनेटेड काम कर रही है ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और उन्होंने सारों ने यहां पर हेडक्वार्टर्स बना रखे हैं। ईरान ने बताया कि 12 दिन की जंग के फौरी बाद यह काम शुरू हो गया था, और इसमें सारे 2-3 रीजनल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होंगी और बाकी सारी वेस्टर्न हैं, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कौन सी होंगी। तो मिलिट्री इंटरवेंशन, गोरिल्ला मूवमेंट्स, ये सारा जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ईरान को, तो इनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना बनाया। 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका ये सारी कार्रवाई जारी थी। एयरक्राफ्ट करियर आ रहा है और बताया जा रहा है कि पर्शियन गल्फ में वो डिप्लॉय हो सकता है। CNN बता रहा है कि जो एयरक्राफ्ट करियर करीब आ रहा है, ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट्स है वो अग्रेसिव होती चली जा रही हैं। इसी दरमियान अभी ईरान पर मजीद सैंक्शन लगा दिए अमेरिका ने, कुछ ही देर पहले ईरान पर मजीद सैंक्शन लगा दिए और इराक को धमकाया है सैंक्शन के हवाले से कि अगर यहां से जो ईरान सपोर्टेड रेजिस्टेंस है अगर उसको खत्म ना किया गया तो इराक के ऊपर शदीद सैंक्शन लगाएंगे और बहुत बड़ा डॉलर क्राइसिस जब वो पैदा कर देंगे। तो इसी दरमियान जनाब अली
खबर यह है कि गजा का जो बोर्ड ऑफ पीस है, यूरोपियंस पीछे हट गए, तमाम बड़ी यूरोपियंस पावर जो है वो पीछे हट गई हैं। पॉलिटिको रिपोर्ट कर रहा है यूरोप बैक्स अवे फ्रॉम द ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस। स्पेन ने कहा हमने फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और ये जो काउंसिल है ये यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क से बाहर है और इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी शामिल नहीं है। ओआईसी ने उसको मान लिया है, मेजर ममालिक ने, भाई ओआईसी क्या है, यही मुल्क है ना ओआईसी, तो उन्होंने मान लिया है। उन्होंने नहीं कहा कि इसमें फलस्तीनी नहीं है, इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी नहीं है। वो देखें गजा में तो अभी भी अब तो वहां पर वायरस छोड़ दिया गया है। उन्होंने नहीं कहा, स्पेन कह रहा है कि इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी नहीं है, इसमें फलस्तीनी ही नहीं है, तो इसको हम मान कैसे लें। और उन्होंने कहा कि जो गजा और वेस्ट बैंक का फ्यूचर है ये बाकी दुनिया कैसे डिसाइड करेगी, ये तो फलस्तीनी डिसाइड करेंगे, तो फलस्तीनी तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसको कैसे मान लें। तो ना रशिया ने माना, ना चाइना ने माना, ना स्पेन ने माना, ना ब्रिटानिया ने, ना फ्रांस ने, और ये मान के बैठ गए। ज़ाहिर है उनके पास, मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस नहीं है, लेकिन फलस्तीन के मामले में उनके पास ऑप्शंस नहीं है, अपने मामले में सारे ऑप्शंस हैं। बाकी अगर कहीं पर कुछ करना होता है तो कर लेते हैं, कहीं पर रिस्ट्रिक्ट जो है वो उनको रिजेक्ट करना होता है तो कर लेते हैं। फलस्तीन के मामले में वो कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। सो सही है। तो इसी दरमियान जनाब अली बहुत बड़ा जो फटा पड़ गया है, ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की है। ट्रंप ने कहा कि ये जो नेटो है, चूंकि नेटो को निशाने पर लिया हुआ ट्रंप ने, तो अब वो ज़ाहिर है काफ़ी आगे उनकी स्टेटमेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेटो की फ़ौज हमारे साथ गई थी अफगानिस्तान में, ये तो सही तरह से लड़ी नहीं, और बरतानिया का उन्होंने नाम लिया। उनका इनके तो फौजी जो है वो फ्रंट पे आकर लड़े ही नहीं, यानी काइंड ऑफ उन्होंने फौज के लिए इससे ज़्यादा जो है वो तज़ीक का मीन्स क्या हो सकता है कि उनको बुज़दिल या इस तरह से जो है वो कहा जाए, सो ऑन, कि ये तो पीछे ही रहते थे, ये आगे तो हम लड़ते रहे। ये ट्रम्प ने जब बहुत बहुत बड़ी बात की। आखिर देखे ना, जो भी है नेटो गया तो था अफगानिस्तान में, तो दे स्टेड अ लिटिल बैक, और ये फ्रंट लाइन से ये पीछे रहे। और ट्रम्प ने फिर कहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं है कि ये नेटो हमारे लिए आकर लड़ेगा, और उसने कहा कि इसका तरीका यह है कि टच कर लेना चाहिए नेटो को। हम आर्टिकल 5 इन्वोक करते हैं और इनको बुलाते हैं कहां, हमारे बॉर्डर्स पर, जो मैक्सिको का बॉर्डर है, और वहां पर जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं जो अमेरिका पर अटैक कर रहे हैं, उनसे लड़वाते हैं। नेटो को पता चल जाएगा नेटो वाले आते हैं या नहीं। मतलब अंदाजा करें ना, सारे इस बिहेवियर के साथ चला नहीं जा सकता है मामला। तो ये बिल्कुल यानी तेजी के साथ डैमेज हो रहा है। अब जैसे देखें, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये ऑर्डर जा चुका है, ये अलायंस जा चुका है, अब इसमें वापसी नहीं है। हाँ, हम इसके मलबे से कुछ और बना लें, वो एक अलग चीज़ है। तो नए तरीके से कुछ चीज़ें बने, वो एक अलग मामला है। अरे ये ना ट्रम्प साहब की जो सोच है ना, अमेरिका क्या है, मतलब अमेरिकन एम्पायर, यूरोप को निकाल दे तो अमेरिकन एम्पायर चलेगा कैसे, मुझे बताएं। मिडिल ईस्ट आना है तो थ्रू यूरोपियन बेसिस आना है ना। यूरोप को निकाल दें तो मिडिल ईस्ट भी कंट्रोल में कैसे रहेगा। वो डायरेक्ट अमेरिका से जेट्स उड़ेंगे और सारी सप्लाई कैसे पहुंचेगी। भाई यूरोपियन है तो सप्लाई पहुंच रही है ना, दुनिया पर रूल कर रहे हैं तो यूरोपियंस की मदद से कर रहे हैं। और स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। सिर्फ यूरोप डिपेंड नहीं करता, अमेरिका भी यूरोप पर डिपेंड करता, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है। तो इसलिए वो सारी सोच ही एक ऐसी सोच है कि जिसको माना नहीं जा सकता। इसलिए अमेरिकन भी सर पकड़कर बैठेंगे ये क्या हो रहा है। तेजी के साथ ट्रम्प की पॉपुलैरिटी जो नीचे जा रही है। जल्दी जल्दी इसको जब वाइंड अप करते हैं, यूके स्टारमर अर्ज ट्रम्प टू अपोलोजाइज। खेल खत्म हो रहा है तेजी के साथ। वैसे ये नेटो का भी खात्मा होना था, ये कलेक्टिव वेस्ट के इस इत्तेहाद का भी खात्मा होना था। इस तरह से होगा, वह कहते हैं हंडिया चुराहे में फूटेगी, ये शायद किसी ने ना सोचा हो। बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर पूरे 1 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें। आज कह रहा है ट्रम्प माफी मांगे, इंसल्टिंग एंड अपॉलिंग नेटो रिमार्क। स्टारमर सेज ट्रम्प रिमार्क्स आर अपॉलिंग एंड सजेस्ट ही शुड अपोलोजाइज। तो उन्होंने कहा कि ट्रम्प के जो रिमार्क्स हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान नेटो के रोल के हवाले से ये ह्यूमिलिएटिंग है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर स्लैम्स ट्रम्प आफ्टर बोर्ड ऑफ पीस इनविटेशन रिवोक। वो जो वापस लिया है, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का सख्त स्टेटमेंट आ रहा है।
तो उधर जब वो ग्रीनलैंड वाले तपे बैठे होंगे भाई ये हमारे बिहाफ पर फैसला जब कैसे हो गया। उधर जनाब अली ग्रीस को शायद उनको भी कोई एम्पायर जब वो बनाना है, जैसे इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है तो यूनान को ग्रेटर यूनान शायद बनाना है। अचानक उनको कुछ हुआ है और ग्रीस प्लान्स न्यू एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स टर्कीज डिस्पाइट टर्कीज वॉर थ्रेट। टर्की ने कहा फिर जंग होगी और वो कह रहे हैं कि हम तो इसको जब बढ़ाएंगे। खैर ये इस वक्त की जनाब अली सूरत हाल है और सबसे मतलब तीन बड़ी चीजें हो रही हैं। एक ये कि डॉलर के हवाले से जो चीजें वो बेच रहे हैं, गोल्ड ऊपर जा रहा है, ट्रस्ट खत्म हो रहा है, एक तो ये चीज हो रही है। दूसरी चीज ये हो रही है कि यूरोपियंस और अमेरिकन का जो फटा है, कलेक्टिव वेस्ट का जो आपस में फटा है। और तीसरी चीज ये है कि ये जो जंगें ट्रम्प साहब छेड़ रहे हैं इसमें अगर मजीद डैमेज होता है तो ये तीन बहुत बड़े यानी ये तीन फैक्टर काफी हैं इस एम्पायर को डैमेज करने के लिए। इत्तेहादी भी गए, डॉलर पर ट्रस्ट भी गया और जंगे भी हार गए, पॉलिटिकल पावर भी गई, डिप्लोमेटिक पावर भी गई, मिलिट्री पावर भी गई। तो फिर क्या? तो ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।